गुड मॉर्निंग ऑल, हैप्पी संडे। तो अगर आप लोग ये वीडियो देखने आए तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि 2-3 मिनट रुकिए, मुझे सुनिए। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ आता है तो मुझे सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों को ज़रूरत है इस टॉपिक की उनके साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या क्या कॉज थे और किस तरीके से वो शुरू होने के आसार बने थे। ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। सेकंड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या इवेंट थे और फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ। इस बात पर जॉन एलिया साहब का एक शेर मुझे याद आता है, जो मैं देखता हूँ वो कहने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो तारीख इस बात की गवाह रही है कि जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है उसको फसादी कहा गया है, उसको बागी कहा गया है, कहीं भी उसको क्रांतिकारी नहीं कहा गया। लेकिन तारीख इस बात की भी गवाह रही है कि जब जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया है और मजलूमों के सहने की हद हो गई है तो उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई ज़रूर है। ऐसा ही दिन फ्रांस में भी आया। 5 मई 1789 जनरल एस्टेट की मीटिंग हुई। जनरल एस्टेट क्या? ये एक तरह की पार्लियामेंट थी नहीं, ये मीटिंग पहली बार हुई थी। 175 ईयर में पहली बार ऐसा मौका आया था जो मीटिंग हो रही थी, लोगों को बुला के उनकी सलाह ली जाई थी, वरना इससे पहले कभी किंग ने ये जहमत नहीं की थी। उनको बुला के तीनों स्टेट के लोग बुलाए गए जो बड़े लोग थे, फर्स्ट स्टेट के, सेकंड स्टेट के और थर्ड स्टेट के। और ये मीटिंग वर्साइल पैलेस में हो रही थी। और इस मीटिंग का एजेंडा सीधा सीधा एक था कि टैक्सेस कैसे बढ़ाए। जैसा कि मैंने इकोनॉमिकल कॉजेज़ में बताया था कि फ्रांस की जनता पे पहले ही बहुत टैक्स थे, लेकिन फ्रांस इतना ज़्यादा कर्जे में जा चुका था, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में था कि उसे टैक्सेस और बढ़ाने थे। तो इन लोगों ने जो वोटिंग क्राइटेरिया रखा कि वोटिंग होगी, अगर वोट इस हक में जाते हैं कि टैक्स बढ़ने चाहिए तो टैक्स बढ़ेंगे, और वोट इस हक में नहीं जाते तो टैक्स नहीं बढ़ेंगे। वोटिंग क्राइटेरिया समझते थे। वोटिंग क्राइटेरिया ये था कि फर्स्ट स्टेट जो कि क्लर्जी थे, चर्च वाले थे, उनमें से 300 लोग लिए गए। सेकेंड स्टेट जो नोबल्स थे, जमींदार थे, उनमें से 300 लोग लिए गए। और थर्ड स्टेट जो कि आम जनता थी, उसमें से 600 लोग लिए गए। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि आम जनता के इतने ज़्यादा लोग थे तो जाहिर सी बात है आम जनता जो चाहेगी वही होगा। वो लोग मेजॉरिटी ऑफ वोट से जीत जाएंगे, ज़्यादा वोट हासिल कर लेंगे या ज़्यादा वोट के मुकाबले कम वोट को हरा देंगे। तो किंग लुइस 16 बहुत अक्लमंद आदमी थे। आप सुनिए इन्होंने क्या किया। जो फर्स्ट स्टेट के 300 लोग थे उनका रखा एक वोट, सेकंड स्टेट के जो 300 लोग थे उनका भी रखा एक वोट, और थर्ड स्टेट के जो 600 लोग थे उनका भी रखा एक वोट। अब जैसा कि हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि चर्च और नोबल्स, ठीक है, चर्च वाले, क्लर्जीज और जमींदार लोग किंग के फेवर के आदमी थे। तो अगर वो अपना एक और एक 2 वोट किंग को दे देते तो आम जनता हार जाती है, क्योंकि उनके पास उनका अपना एक ही वोट बचता है। इस बात को लेकर काफ़ी बहस हुई, यहाँ तक कि थर्ड स्टेट ने इस पार्लियामेंट का, ठीक है, जनरल स्टेट का बहिष्कार कर दिया, इसको मानने से मना कर दिया। बल्कि हंगामा इस हद तक बढ़ा कि किंग ने थर्ड स्टेट वालों को मीटिंग हॉल के बाहर बंद करा दिया। ये लोग गए, वहाँ पे पास में एक टेनिस कोर्ट था। टेनिस कोर्ट आपको पता होगा, टेनिस खेलने की जो जगह होती है, मैदान होता है। वहाँ पर जाके इन लोगों ने कसम खाई कि अब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन पास नहीं हो जाता
हम लोग रिवोल्ट करेंगे, हम लोग खिलाफत करेंगे, क्योंकि हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इनके साथ थोड़े क्लर्जीज भी शामिल हो गए जो कि चर्च वाले थे। अच्छा, धर्म को लेके एक चीज़ ये है कि हर धर्म में दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक जो कि ये सोचते हैं कि हमारा जो धर्म है वो आगे बढ़े, बाकी कोई मरता है तो मरे, ये लोग कट्टरपंथी होते हैं। एक उदारवादी होते हैं जो सोचते हैं आप अपना धर्म मानिए, मैं अपना धर्म मानूंगा और हम लोग खुश हैं साथ में। तो ये जो क्लर्जीज आके थर्ड एस्टेट वालों से मिले, ये उदारवादी थे। इनको लगा कि वाकई में थर्ड एस्टेट वालों पे जुल्म हुआ। थर्ड एस्टेट वालों ने अपना नाम बदल के नेशनल असेंबली कर लिया। इतनी बात, उसके बाद मई के बाद जून आया। जून में होता क्या है कि जो किसान होते हैं वो ज़मींदारों के ख़िलाफ़ जो है महाज खोल देते हैं, या ज़मींदारों के ख़िलाफ़ आपकी बगावत कर देते हैं, अनाज लूट लेते हैं। जो ज़मीनें ज़मींदारों के नाम थी उनके रिकॉर्ड जला देते हैं और ज़मींदार लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इस फेज़ को क्या कहा गया? इस फेज़ को कहा गया द ग्रेट फियर, क्योंकि ज़मींदारों के दिल में बहुत बुरी तरह किसानों का खौफ बैठ चुका था। दूसरी जो चीज़ हुई, पेरिस में और वर्सेल पे, पैलेस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा हंगामा करना शुरू कर दिया। तो किंग ने यहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी और जितनी ज़्यादा आर्मी हो सकती है वो लगा दी, ताकि इन लोगों की आवाज़ शुरू में ही दब जाए तो आगे जाके ये परेशान ना करें। इसके बाद जुलाई के इंसिडेंट्स पर नज़र डालते हैं। 14 जुलाई 1789 बेस्टिल डे के नाम से मनाया जाता है। बेस्टिल क्या था? बेस्टिल एक किला था। ये फ्रांसीसियों का, फ्रेंच लोगों का वो किला था जो कि जेल के तौर पे यूज़ किया जाता था, और जेल के तौर पे यूज़ करने की वजह से इसमें हथियार बहुत होते थे। जाहिर सी बात है भाई, जेल में अगर कैदी रहेंगे तो उनको काबू में रखने के लिए हथियार तो रखने पड़ेंगे। जो हमारे बागी लोग थे, जो थर्ड स्टेट से थे, इन लोगों ने बेस्टिल के किले को निशाना बनाया और इसे लूट लिया। लूट क्यों लिया? क्योंकि इन्हें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत थी, जो कि बेस्टिल से ज़्यादा तादाद में कहीं मिल नहीं सकते थे। और बेस्टिल का जो किला था, उसकी एक ख़ास बात यह थी कि वो ग़ुलामी की निशानी थी। क्यों था ग़ुलामी की निशानी? क्योंकि वहाँ पर कैदियों को रखा जाता था जिन पे सच्चे इल्ज़ाम होते थे उन पे को भी, जिन पे झूठे इल्ज़ाम होते थे उनको भी, और उनकी एक सुनी नहीं जाती थी। तो उस किले को तहस नहस करना एक तरह से फ्रांस के राजा लुई 16 के खिलाफ, ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने जैसा था, या आवाज़ उठाने का प्रतीक था। इस दिन को आज तक बेस्टिल डे के नाम से मनाया जाता है, और इस दिन को इस बात का सिंबल माना जाता है कि पीपल रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट मोनार्की। राजपाट के खिलाफ एक आम आदमी ने आवाज़ उठा के अपना अधिकार सिद्ध करने की कोशिश की। इसके बाद हम आते हैं अगस्त पे। तो सबसे पहले तो जो नेशनल असेंबली हमारी थी, उसने अपना नाम नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर लिया, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड डायरेक्ट करने लगे। उसके बाद एक पॉइंट ये है कि जो लोग ज़मींदार थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ चले गए, उनके हाथ से चीज़ें निकल गई। किसानों ने, आम आदमियों ने उन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। उन्हें एमिग्रेंट्स कहा गया।
खिलजी जो थे उनको किंग लुई ने 1/3 घटा दिया और कहा कि तुम एज ए ऑफिसर काम करोगे, गवर्नमेंट ऑफिसर। यानी जो फादर्स थे, जो बिशप्स थे चर्च के, वो गवर्नमेंट ऑफिसर बना दिए गए। इस बात से पोप बहुत नाराज़ हुए। नाराज़ होने की वजह ये थी कि जो धर्म के खिलाफ बात है कि कोई धर्म का आदमी हिंसा में शामिल हो, और ये दोनों तरफ से लड़ रहे थे, इधर से भी और उधर जो थर्ड स्टेट के साथ जाके उदारवादी मिले थे वो भी बागी हो चुके थे। तो ये जो एक सिलसिला था ये आगे बढ़ता जा रहा था और फ्रांस के हालात ख़राब होते जा रहे थे। अब यहाँ पर जो एक बात है वो ये है कि ये लोग मोनार्की ख़त्म करना नहीं चाहते थे, ये लोग राजपाट ख़त्म करना नहीं चाहते थे, ये लोग चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन कि किंग जो अपनी मनमानी करके किसी को भी सज़ा दे देते हैं। मतलब अगर इल्ज़ाम झूठा भी है, उन्होंने कह दिया सज़ाए मौत है तो सज़ाए मौत है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो उनके लिए एक ऐसी रूल बुक होनी चाहिए जिसके अंडर में वो हर अपराध की उतनी ही सज़ा दे पाए जितनी के मेंशन है, जितनी के लिखी हुई है, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कि छोटी सी गलती पे सज़ाए मौत, बड़ी से बड़ी गलती दिल खुश है तो माफ़ कर दो। तो ये मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो रहा था, करना चाह रहे थे, हो कह रहा था करना चाह रहे थे। इनका एम ये था, इनका एम किंग को ख़त्म करना नहीं था। अब हम आते हैं अगस्त में। तो अगस्त में इन्होंने एक निकाला डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ सिटीजन। ये बहुत बड़ा स्टेप था। अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, ये ऐसे ही एक दस्तावेज निकाला इन्होंने जिसमें ये डिक्लेयर किया गया कि एक सिटीजन की क्या राइट होती है, जिसमें से एक तो वोटिंग था और एक सिक्योरिटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड स्टेट वालों की सोच कैसी थी। इसमें एनलाइटेंड पीपल शामिल थे, है ना, जिन लोगों ने पढ़ लिख के नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कराया था, ऐसे लोग शामिल थे। लेकिन इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स इन्होंने मांगे थे, जो ये एक अगस्त में एक दस्तावेज निकाला था, उसके अंदर दो तरह के सिटीजन बांटे गए, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन जो लोग टैक्स देते हैं, पैसिव सिटीजन जो लोग टैक्स नहीं देते। इन्होंने वोट देने का हक सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को दिया। पैसिव सिटीजन्स कौन थे? वुमेन्स एंड स्लेव्स। जी, औरतें और गुलाम, उन लोगों को वोट देने का हक नहीं दिया, केवल मेंस को वोट देने का हक था। तो सोसाइटी बहुत पैट्रियार्कल थी, यानी कि पुरुष प्रधान समाज था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा एनलाइटेंड थे या इनके दिमाग में जो था सबका इक्वल स्टेटस था, नहीं। इन लोगों का जो भी था ये किसी हद तक थोड़ा एनलाइटेंड थे, बट आज के मुकाबले तब भी चीज़ें बहुत पीछे थी। तो इसके बाद एक शेर कैफी आदमी का याद आता है मुझे, कोई तो सूझ चुका है, कोई तो हिसाब दे इस इनकलाब का जो उधार सा है। खैर, सोच एकदम नहीं बदलती है, इनकलाब भी एकदम नहीं आते हैं, वुमेन्स को भी सोसाइटी में जगह एकदम नहीं मिली। कम से कम फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो इसका जिक्र अभी तक नहीं आया। तो ये चीज़ें चल रही थी। इसके बाद होता ये है कि अक्टूबर में एक र्यूमर होती है, र्यूमर कहते हैं अफवाह को, है ना, जो कि पहले पता नहीं कैसे उड़ती होगी, आजकल तो व्हाट्सएप पर उड़ती है।
ठीक है, या FB पे उड़ जाती है। पहले कोई और सिस्टम रहा होगा इन लोगों का। खैर, तो ये र्यूमर ये थी कि किंग की फैमिली, रॉयल फैमिली वर्सेल पैलेस में पार्टी कर रहे हैं और यहाँ जो आम जनता थी वो भूखमरी से परेशान थी। ये खबर सुन के लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा उबाल आया कि 7,000 औरतें, 7,000 यूनिट्स मार्च करके वर्सेल पहुंच गए और उन्होंने जाके अपने लिए खाने का सवाल रखा कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, आप लोग पार्टी कैसे कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि रॉयल फैमिली को जाकर रहना चाहिए पेरिस में और देखनी चाहिए लोगों की क्या प्रॉब्लम है। ये वुमेन एम्पावरमेंट का या वुमेन के द्वारा किया गया विरोध का या औरतों के इनकलाब का पहला ऐसा एग्जाम्पल है जो हमें मिलता है। 7,000 औरतें मायने रखती हैं, तो ये भी एक बहुत ऐतिहासिक घटना है। तो यहाँ तक इस लेक्चर में। आगे इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को हमने 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की। बेसिकली बहुत लंबा चैप्टर है, आधी बुक के बराबर चैप्टर है। तो इस लेक्चर में मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे या आप पेपर की तैयारी कर रहे तो वो पॉइंट्स आपको काम आएंगे नोट्स बनाने। तो आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, मतलब कि कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होने की। और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग मेरा हौसला बढ़ाइए। आप लोग हौसला बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक चेंज लाने की कोशिश करूँगा। वैसे जितने नए आइडियाज़ दिमाग में आ रहे हैं उन्हें कलेक्ट करके उसे चेंज करूँगा। इसके अलावा लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है, कोई नहीं, लाइफ ड्यूट तो हम भी ड्यूट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग पढ़ाई ऐसे ही शुरू रखेंगे। बस आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हेल्दी रहिएगा और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।